देखिए, यहाँ पे अगर हम सिंपली इस टर्म की अगर बात करते हैं, सिंपली इस वर्ड को ब्रेक करके अगर हम लोग मतलब समझते हैं, तो यहीं से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पॉली का सिंपली मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे और अगर हम मॉर्फिज़्म की बात करते हैं या मॉर्फ की बात करते हैं, तो इसका मतलब है फॉर्म। सिंपल टर्म्स में कहें तो हमारे पास में एक चीज़ अवेलेबल है, उस एक चीज़ को अगर हम अलग-अलग फॉर्म में प्रेज़ेंट करते हैं, एक चीज़ अगर अलग-अलग रूप ले लेती है, तो वो कहलाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल टर्म्स में बात करें बहुत ही एग्जांपल सपोज अगर हमारे पास में व्हीट फ्लावर है आटा है ना तो अगर हम उसको यूज करके क्या-क्या कर सकते हैं उसको यूज करके हम लोग चपातीस भी बना सकते हैं उसको यूज करके हम लोग ब्रेड भी बना सकते हैं उसको यूज करके हो सकता है कोई और चीज भी हम लोग बना सकते हो इंग्रेडिएंट हमारे पास में एक ही है लेकिन यहाँ सकती है that is known as polymorphism. So if something exhibits various forms, it is known as polymorphism. अब यहाँ पे polymorphism को implement करने के लिए हमारे पास में कई तरीके के examples available हैं, जिसमें से first two examples जो हैं वो हम लोगों ने implement कर लिया है method overloading and method overriding. Method overloading का simply मतलब इतना सा है कि हमने यहाँ पे एक function create किया है और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारा फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा यही ओवरलोडिंग की डेफिनेशन होती है हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं अब यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कंसेप्ट है तो डिपेंडिंग अपॉन आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है तो उस तरीके से काम होगा अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो दूसरे तरीके से काम होगा फंक्शन एक ही है चीज एक ही है हमारे पास में बस हमने क्या किया है उसे अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो मेथड ओवरलोडिंग है अब इसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंट कर लिया है सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेथड ओवरराइडिंग जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के अंदर सेम नेम के मेथड्स होते हैं तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो क्या करती है पेरेंट क्लास के मेथड को रिप्लेस कर देती है अब पेरेंट क्लास का मेथड अपनी वर्किंग करता है चाइल्ड क्लास का मेथड अपनी वर्किंग करता है दोनों की वर्किंग अलग अलग है फंक्शन सेम है नेम सेम है लेकिन यहाँ पे वर्किंग अलग हो रही है तो वही चीज सेम फंक्शन एंड डिफरेंट फॉर्म्स एक चीज डिफरेंट फॉर्म्स so these are the very first two examples of polymorphism थर्ड टाइप आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज डक टाइपिंग फिलोसफी अब इसका मतलब क्या है क्यों ऐसा नाम रखा गया है या इसका मतलब क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन वैसे तो आप लोग सब लोगों को पता ही है कि पाइथन के अंदर यहाँ पे डायनामिक टाइपिंग सपोर्टेड है डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है जिस टाइप की वैल्यू हमारे वेरिएबल के अंदर है हमारा वेरिएबल उसी टाइप का है तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे होगा क्या बिकॉज 5 इज अ इंटीजर वैल्यू तो यहाँ पे x का टाइप इंटीजर हो जाएगा सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू पाइथन तो क्योंकि पाइथन जो है इट इज अ स्ट्रिंग तो इस x का टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा लेकिन यहाँ पे चीजें अलग तरीके से काम करती है हमेशा से मैं आपको कहती आई हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल का कंसेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब भी हम यहाँ पे किसी भी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है ये वैल्यू एग्जिस्टेंस में आती है वैल्यू का टाइप क्या है इंट वैल्यू का टाइप क्या है str तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेमोरी ब्लॉक है जो मेमोरी है वो हमें मिलती है और फिर जो नेम है वो उस मेमोरी को पॉइंट करने लगता है तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ टाइप ऑफ एक्स तो टाइप ऑफ एक्स नहीं बल्कि वो जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वहां पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसका टाइप हमें रिटर्न होके मिलता है बस इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है इस डक टाइपिंग फिलोसफी के अंदर बिल्कुल उसी तरीके का कंसेप्ट है डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हम सिंपल वेरिएबल्स नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स को काम में लेंगे अब यहाँ पे इसका नेम ऐसा क्यों रखा गया है देखिए बहुत ही नॉट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फेमस बट एक कहावत है एक फ्रेज है ये कहा जाता है कोई एक बर्ड है ठीक है अगर वो बर्ड डक की तरह वॉक कर रही है और डक की तरह ही साउंड प्रोड्यूस कर रही थी जिस तरीके से वो बात करते टॉक करते क्वैक क्वैक उनका आवाज आता है तो डक की तरह ही वॉक करना डक की तरह ही टॉक करना एंड डक की तरह ही स्विम करना अगर वो बर्ड सारी चीजें डक की तरह कर रही है तो हमें नहीं मतलब वो कौन से टाइप के डक है उसके सारे फीचर्स डक से मैच करते हैं तो वो डक ही है
इस तरीके का फ्रेज काम में लिया जाता है। तो उसी तरीके की उसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए इस कंसेप्ट का जो नाम है वो डक टाइपिंग फिलॉसफी रखा गया है। मतलब और क्लियर हो जाएगा जब हम इस एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस क्रिएट करी हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, अब इनहेरिटेंस वाला पार्ट नहीं है तो किसी भी तरीके को ये इनहेरिट वाला पार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट होती है, तो वो वाला पार्ट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है। क्लास ए के अंदर मैंने शो नाम का एक मेथड क्रिएट किया, डेफ शो एंड सेल्फ। बहुत ही सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने, शो ऑफ क्लास ए कॉल्ड। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास बी, इसके अंदर भी सेम मेथड है, डेफ शो, और यहाँ पे भी सेम टाइप का ही प्रिंट स्टेटमेंट है, शो ऑफ क्लास बी कॉल। सिमिलरली मैंने क्लास सी क्रिएट करी है, वहां पे भी सेम मेथड है, डेफ शो, और यहाँ पे भी मैंने सेम टाइप का ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, शो ऑफ क्लास सी कॉल। अब इन तीनों क्लासेस के बाद मैंने एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया है रिसीव नेम से। अब फंक्शन और मेथड दोनों को क्रिएट करने के लिए वी ऑलवेज यूज डेफ कीवर्ड। तो डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन का नाम और अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो। तो यहाँ पे जो ये रिसीव नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, और उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो शो मेथड है वो मैंने कॉल करवाया है। ये है इसकी बेसिक वर्किंग। अब अगर मैं इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो कुछ आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक उससे कॉल नहीं कर देते, और क्लासेस का बिहेवियर तब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देते। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं, d इज इक्वल्स टू ए। तो अब यहाँ पे क्या है, डी ए टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और मैंने उस डी के साथ में शो मेथड को कॉल करवाया। तो शो ऑफ क्लास ए कॉल्ड, हमारे पास में प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, सक्सेसफुली मेथड एग्जीक्यूट हो गया। सिमिलरली मैंने लिखा है d इज इक्वल्स टू सी। अब ये सी टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, और इस d के साथ में मैंने फिर से शो मेथड को कॉल करवाया, तो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, शो ऑफ क्लास सी कॉल। उसके बाद मैंने फिर से थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, d इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अब ये बी टाइप का ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी क्रिएट किया है रिसीव नाम का, जिसे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो रिसीव में मैंने पास किया डी। डी क्या है, बी टाइप का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डी का रेफरेंस आ जाएगा, और उस रेफरेंस पे जो शो नाम का मेथड है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि बी क्लास का शो मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। तो लास्ट में मैसेज आया है, शो ऑफ क्लास बी कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल का एक्चुअली में मतलब क्या है, या जो मैंने आपको पहले फ्रेज बताया उससे इसको रिलेट करके अगर हम समझे, हमें नहीं मतलब कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्लास से मतलब ही नहीं। उस क्लास के अंदर बस वो मेथड एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे हम कॉल करवाने की ट्राई कर रहे हैं। सेम वही कंसेप्ट, हमें नहीं मतलब कि वो कौन सी बर्ड है। अगर वो बर्ड डक की तरह वॉक कर रही है, डक की तरह स्विम कर रही है, डक की तरह टॉक कर रही है, तो हमने उसे डक मान लिया है। दैट इज द एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट। हमें नहीं मतलब कौन सी क्लास है, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट के साथ में शो मेथड प्रेजेंट होना चाहिए। मेथड एग्जीक्यूट हो गया, हमारा काम हो गया। हमें नहीं मतलब ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, कोई सी भी क्लास। तो दैट इज डक टाइपिंग फिलोसफी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, मल्टीपल क्लासेस हमने काम में ली हैं, और यहाँ पे अलग अलग शो मेथड को हमने यहाँ पे काम में लिया है। तो सेम वर्किंग है, बस अलग अलग तरीके के उसके फॉर्म आ चुके हैं, क्योंकि अलग अलग क्लास का यहाँ पे शो मेथड हमने काम में लिया है। दैट इज डक टाइपिंग फिलोसफी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? So the last example of पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटर का सिंपली मतलब क्या है, हमारे पास में एक सिंबल प्रेजेंट है, उस सिंबल को यूज करके हम अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं, यही ऑपरेटर का काम होता है। अब यहाँ पे हम ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे एक चीज को काम में लिया है जो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, लाइक फंक्शन।
तो सिमिलरली अगर हम ऑपरेटर्स, एक सिंगल ऑपरेटर को यूज करके अगर मल्टीपल वर्किंग करवा सकते हैं, मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑलराइट गाइस, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला कंसेप्ट नहीं इंप्लीमेंट कर रही। इस टर्म का मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। देखिए यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैंने लिखा है 10 + 2। अब यहाँ पे 10 क्या है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, 2 भी क्या है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, और प्लस का सिंपली मतलब क्या होता है, जो भी नंबर लिखे गए हैं उनको ऐड करके एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करके देना। तो 10 + 2 का रिजल्ट हमारे पास में आ गया 12। सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को किसी दूसरे टाइप की वैल्यू के साथ में भी काम में लिया है, दैट इज हेलो प्लस एवरीवन। अब यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन के बजाय यहाँ पे क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल स्ट्रिंग को जनरेट करने का काम करेगी। सिमिलरली इस प्लस सिंबल को अगर मैं लिस्ट के साथ में काम में लेती हूँ, मैंने दो लिस्ट यहाँ पे काम में ली है, एक लिस्ट जिसके अंदर 1 2 3 है और दूसरी लिस्ट जिसके अंदर 4 5 6 है, तो यहाँ पे भी अलग टाइप की वैल्यूज है। इनके साथ में जब मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को काम में लिया है, तो यहाँ पे दोनों लिस्ट को कंबाइन करके इसने एक सिंगल लिस्ट को जनरेट करने का काम कर दिया, यानी कि लिस्ट की मर्जिंग हो गई है हमारे पास। तो एग्जैक्टली में यहाँ पे हुआ क्या है, ऑपरेटर हमारे पास में एक ही प्रेजेंट है, प्लस ऑपरेटर, बट यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट वी आर यूजिंग, उसने अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म किए हैं। यहाँ पे एडिशन किया है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन किया है, यहाँ पे मर्जिंग की है। तो जब एक सिंगल ऑपरेटर मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे हम तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट अपनाते हैं, सिंपल प्लस सिंबल लिख दिया, आउटपुट आ गया और हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइथन के अंदर जो इंटरनल वर्किंग है वो किस तरीके से काम करती है, देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी भी तरीके के ऑपरेटर को काम में लेते हैं, तो उस ऑपरेटर से रिलेटेड एक मेथड पाइथन के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब यहाँ पे मैं जिस टाइप की वैल्यूज पे वर्किंग करवा रही हूँ, ये वैल्यू किस टाइप की है, इंट टाइप की है, और यहाँ पे हर एक चीज क्या है, क्लास के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इंट भी एक क्लास है, str भी एक क्लास है, लिस्ट भी एक क्लास है, टपल, सेट, डिक्ट, सब तरीके की हमारे पास में क्लासेस अवेलेबल। और जो भी ऑपरेशंस हम इन वैल्यूज पे परफॉर्म करवा रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड मेथड हर एक क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 + 2, तो एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, इंटीजर क्लास के अंदर ऐड नाम का एक मेथड अवेलेबल है, जो क्या करता है, उन सारी वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। मैंने लिखा 10 + 2, यहाँ पे मैंने वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 10, 20 लिख दिया है। तो जो काम यहाँ पे 10 + 2 हो रहा है, इंटरनली पाइथन कुछ इस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इंट क्लास के अंदर ऐड नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड अवेलेबल है जो वैल्यूज पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो 10 + 20 30 हमारे पास में आंसर आएगा। सिमिलरली स्ट्रिंग जो str क्लास है, उसके अंदर भी ऐड नाम का मेथड अवेलेबल है जो कि इन स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करने का काम करता है। सिमिलरली लिस्ट क्लास के अंदर भी ऐड नाम का एक मेथड अवेलेबल है जो लिस्ट की मर्जिंग करने का काम कर रहा है। अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे ऐड के बजाय, मान लीजिए मैं str के साथ में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूं, हेलो माइनस एवरीवन, तो माइनस सिंबल को यूज करके किसी तरीके का मेथड इस str क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी हम किसी एक ऐसे मेथड को एग्जिस्ट करते हैं जो क्लास के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास में एरर आती है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास में एरर आती है जब हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जैसे सिंबल को काम में लेंगे इन str क्लास। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी हमारे पास में अवेलेबल है मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाने के लिए, तो उसके लिए भी एक मेथड इन क्लासेस के अंदर प्रेजेंट है। तो जो सिंपल टर्म्स में हम लोग वर्किंग इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स, इंटरनली कुछ इस तरीके की वर्किंग एग्जीक्यूट होती है। हर एक ऑपरेटर के साथ में अलग अलग तरीके के मेथड्स एसोसिएटेड है जिनको पाइथन काम में लेता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर्स की लिस्ट को और कुछ मेथड्स को यहाँ पे मेंशन किया है। अगर कंप्लीट लिस्ट आपको चेक करनी है तो आपको जो बुक मिली है पाइथन की, उसके अंदर पेज नंबर 398 पे आपको एक कंप्लीट टैबुलर फॉर्मेट में सारे मेथड्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हर ऑपरेटर के साथ जो मेथड एसोसिएटेड है, लाइक प्लस के साथ ऐड है,
माइनस सब मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL है, सिंपल डिवीजन के लिए DIV है और इंटीजर डिवीजन फ्लोर डिवीजन करना होता है तो फ्लोर डिव नाम का मेथड है। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए मॉड मेथड है, एक्सपोनेंशियल के लिए POW मेथड है। सिमिलरली ग्रेटर देन लेस देन के लिए GT, LT, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो GE, लेस देन इक्वल टू है तो LE। अलग अलग तरीके के मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम इन ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है, इन मेथड्स की कॉलिंग होती है और इन मेथड्स को कहा जाता है मैजिक मेथड्स। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बाकी लिस्ट आप इस पेज नंबर पे जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट की है वो है सिंपल टाइप्स, इंट, स्ट्रिंग एंड एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को काम में लूं, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है B1 प्लस B2, ठीक है। B1 प्लस B2, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो बुक एक क्लास क्रिएट करी है बुक नाम की, जिसके दो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट की। अब मैं यहाँ पे B1 प्लस B2 लिखूंगी तो इसका मतलब क्या है, मैंने B1 का एड मेथड कॉल किया है। प्लस का मतलब यही होता है ना कि इंटरनली एड मेथड को कॉल करो, लेकिन इस बुक क्लास के अंदर तो एड मेथड कहीं पे हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास में आती है एरर। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे काम करता है, वही है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसका एग्जाम्पल हम लोग कवर कर रहे हैं। बट इस वाले पार्ट में अगर किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, उसमें मैंने प्लस सिंबल को काम में लिया है। हेडिंग हमारी यही है, एडिशन ऑपरेटर को हम काम में ले रहे हैं। अब एडिशन ऑपरेटर अलग अलग तरीके का काम करता है, मैं यहाँ पे जो काम करवा रही हूँ वो है बुक क्लास के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इस एड मेथड को हम लोग भूल जाते हैं, सिंपल वर्किंग की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की है बुक नेम से और इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। डेफ डबल अंडरस्कोर इनइट डबल अंडरस्कोर, सबसे पहला पैरामीटर हमारा सेल्फ है, उसके बाद नेम और उसके बाद प्राइस। तो जब बुक का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तो नेम और प्राइस दोनों पास करना पड़ेगा यूजर को। तो जो भी नेम यूजर पास करेगा वो मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर असाइन करवा दिया है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्राइस नाम का जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट आएगा उसे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही प्राइस नाम का ही वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर वैल्यू को असाइन करवा दिया है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा दो वेरिएबल क्रिएट होंगे और वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। अब अभी के लिए इस मेथड को हम रहने देते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन की क्या है ये। क्लास क्रिएट कर दी, क्लास को क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आने चाहिए, तो मैंने लिखा है B1 इज इक्वल्स टू बुक, तो B1 हमारा बुक टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। अब दो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं, पहला तो है नाम और दूसरा है उसका प्राइस। तो मैंने लिखा है रीड स्टडी गो, एक बुक जिसकी प्राइस है 164। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया B2 नाम का, अब लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ 125। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करवाना है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैंने जितनी भी बुक्स परचेज करी हैं उन सब का टोटल कैलकुलेट हो जाए और मुझे डिस्प्ले हो जाए, तभी तो मैं ऑब्वियसली शॉपकीपर को ना पे कर पाऊंगी, नहीं तो कैसे पता पड़ेगा कि टोटल कितनी बिलिंग हुई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट टोटल प्राइस इज इक्वल टू B1 प्लस ऑफ B2। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इंटरनली एड मेथड को जाके सर्च करेगा। मान लेते हैं कि अभी एड मेथड यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ठीक है, अभी भूल जाइए कि दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का मतलब है इंटरनली एड को एग्जीक्यूट करो और एड क्रिएटेड ही नहीं है। तो इस वजह से हम कभी भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स पे किसी भी तरीके के ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एवरीथिंग वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर परफॉर्म करवाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे उनसे एसोसिएटेड मेथड्स को क्रिएट करना होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, इन एड मेथड को जो पहले से हमारे पास में अवेलेबल है उनको हमने ओवरलोड कर लिया है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट्स अब चीजें काम करेगी। जहाँ पे इंटीजर और इंटीजर काम कर रहा था, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग काम कर रहा था, लिस्ट और लिस्ट काम कर रहा था, अब हम यहाँ पे अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को काम में लेंगे। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस आ जाए तो वो ओवरलोडिंग ही कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एड मेथड को ओवरलोड किया है। डेफ डबल अंडरस्कोर एड डबल अंडरस्कोर प्री डिफाइंड है, इसका सिंटेक्स यही रहेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे दोनों बुक्स के प्राइसेस को ऐड करना है। अब यहाँ पे जब भी दो बुक्स के प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं तो एक बुक का प्राइस है B1 के अंदर और दूसरे बुक का प्राइस है B2 के अंदर।
तो दोनों का जो रेफरेंस है वो अलग अलग होगा, दोनों मेमोरी ब्लॉक अलग अलग क्रिएट होंगे। तो एक को तो हम एक्सेस कर सकते हैं सेल्फ से, लेकिन दूसरे का रेफरेंस भी तो हमें चाहिए, नहीं तो हम कभी भी वहां पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इस ऐड के साथ पे मैंने लिखा है सेल्फ कॉमा अदर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा होगा उससे एसोसिएटेड वर्किंग होगी, और वर्किंग कुछ इस तरीके से होगी। जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम हमने पहले लिखा होता है उस के मेमोरी ब्लॉक के अंदर जाके सर्चिंग होगी कि ऐड मेथड वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। अब यहाँ पे ऐड मेथड क्रिएटेड है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होगा क्या, इस B1 के साथ हमने इस ऐड मेथड को कॉल किया है। अब यहाँ पे सेकेंड जो आर्गुमेंट हमारा जाएगा दैट विल बी द सेकेंड ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो B1 के साथ में हमने ऐड मेथड को कॉल किया है और B2 को पास किया है। अब यहाँ पे इंटरनल एड्रेस की भी पासिंग होती है, तो B1 और B2 दोनों के रेफरेंसेस पास होंगे। पहले किसका रेफरेंस पास होगा, जिससे एसोसिएटेड मेथड को कॉल करवाए, यानी कि B1 का रेफरेंस पास होगा, तो वो हमने असाइन करवा लिया सेल्फ नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे B2 का भी रेफरेंस पास होगा, जिससे मैंने असाइन करवा लिया है अदर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब सिंपली इन दोनों लोकेशंस पर जो प्राइस नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, मुझे क्या करवाना है, उसमें एडिशन करवाना है, ताकि मुझे टोटल बिलिंग के बारे में पता चल सके। तो रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस प्लस अदर डॉट प्राइस। तो इस सेल्फ यानी कि B1 की लोकेशन पे जो प्राइस की वैल्यू है 164 प्लस अदर की लोकेशन पे जो प्राइस की वैल्यू है यानी कि 125, इन दोनों का एडिशन होगा और वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो टोटल प्राइस हमारे पास पे आउटपुट आएगा 289। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग तरीके की ऑपरेटर्स को यूज करके वर्किंग करवानी है, तो हम कुछ इस तरीके के मेथड्स को हमें काम में लेना होगा, and this is known as operator overloading. इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर का। देखिए यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसका बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके बहुत ज्यादा हमें डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, बट एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया इन केस द क्वेश्चन कम्स अप। बाकी इतना ज्यादा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में हमारी डेप्थ में चीजें नहीं है, तो मैं हर एक टॉपिक के कम ही एग्जाम्पल करवा रही हूँ। सिर्फ इनहेरिटेंस तक जो है हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे हमारे, हम उसके एक एक या दो एग्जाम्पल ही करेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जिस ऑपरेटर को यूज करके मैं वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ दैट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेटर देन। अब इसके केस में अगर हम इंटरनली काम में लेते हैं तो क्या कौन सा मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा इंटरनली, इस मेथड की कॉलिंग होगी। अब क्लासेस को यूज करके अगर काम कर रहे हैं और मैं इस मेथड की कॉलिंग करवाऊं तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर एरर आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ऐड की तरह इसको ओवरलोड करवाएंगे। सेम वही क्लास मैंने क्रिएट करी है, बस वर्किंग थोड़ी सी अब डिफरेंट है। मुझे ये पता लगाना है कि कौन सी बुक का प्राइस ज्यादा है और कौन सी बुक का प्राइस कम है। तो कंपैरिजन करके ही हम लोग पता लगाते हैं, अच्छा इसका प्राइस ज्यादा है तो ये बुक महंगी है, इसका प्राइस कम है तो ये बुक सस्ती है, लाइक दैट। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट करी है बुक नाम की, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर, सेम कंस्ट्रक्टर है सेल्फ कॉमा नेम कॉमा प्राइस, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस। अब इस क्लास के अंदर मैंने डेफ डबल अंडरस्कोर जीटी डबल अंडरस्कोर यानी कि ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज करके हम लोग वर्किंग करवाने वाले हैं। सेम वही दो हमारे पास में रेफरेंसेस आएंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उस पे कंपैरिजन इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो सेल्फ कॉमा अदर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इफ सेल्फ डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन अदर डॉट प्राइस, यानी कि पहली बुक का जो प्राइस है अगर वो दूसरी बुक के प्राइस से ज्यादा है तो क्या करवाया मैंने यहाँ पे ट्रू एज अ वैल्यू रिटर्न करवा दिया है, एल्स मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया है फॉल्स। ये है हमारी क्लास की एग्जैक्ट वर्किंग। अब सेम वही दो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं B1 एंड B2 जो कि दोनों बुक टाइप के हैं, रीड स्टडी गो 164 एंड बिलीव इन योरसेल्फ 125। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखती इफ B1 इज ग्रेटर देन B2, तो होता क्या है, ये B1 है क्या, बुक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो बुक क्लास के अंदर ये ग्रेटर देन मेथड की सर्चिंग करेगा। अब अगर मान लीजिए कि हमने ये मेथड क्रिएट नहीं किया हुआ है
तो हमारे पास में आएगी एरर, क्योंकि मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अभी ये मेथड हमने क्रिएट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, B1 का GT मेथड कॉल करेगा और सेकेंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे जाएगा हमारा B2 ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ के अंदर B1 है और अदर के अंदर B2 है। सेल्फ का प्राइस क्या है 164, यानी कि B1 का प्राइस क्या है 164, अदर यानी कि B2 का प्राइस क्या है 125। अब 164 तो ऑब्वियसली 125 से बड़ा ही है, हमारी इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू रिटर्न होगी दैट विल बी ट्रू। तो अगर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ऑब्वियसली इफ का ही पार्ट एग्जीक्यूशन में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में मैसेज आ जाएगा दैट इज रीड स्टडी एंड गो हैज मोर प्राइस। तो यही हमारा आउटपुट भी है। सिमिलरली मान लीजिए अगर हम इनके प्राइसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते, 195 अगर मैं इसके प्राइस को कर देती, अब मैं सिचुएशन सेम रख रही हूँ, इफ B1 इज ग्रेटर देन B2, तो B1 तो सेल्फ के अंदर और B2 अदर के अंदर, सेल्फ डॉट प्राइस 164 इज ग्रेटर देन 195, नहीं 164 तो बड़ा नहीं होता है, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स के केस में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे फॉल्स एज अ वैल्यू रिटर्न होगा। तो अब यहाँ पे जब कंपैरिजन करने पे हमारे पास में फॉल्स आता है, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, हम आ जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर और तब आएगा हमारे पास से बिलीव इन योरसेल्फ हैज मोर प्राइस। तो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास में काम करते हैं। इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन?